स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 59 सीटों का रण इस वक्त अपने प्रचंड मोड पर है और इस वक्त सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। ये तीसरा चरण बहुत कुछ संकेत देकर जाएगा, इसकी चर्चा भी लगातार हो रही थी और बड़ी खबर के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। मेरी सहयोगी वर्षा इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर में मौजूद है। वर्षा, बड़ी खबर क्या है? जी अतुल, 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। 10 बज चुके हैं, लेकिन 9 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। औरैया में 9 बजे 7.71% मतदान जो है वो हो चुके हैं। एटा की बात करें तो 9 बजे तक 10.11% मतदान जो है एटा में हो चुके हैं। इटावा में 9 बजे तक 6.82% मतदान हो चुके हैं। तो वहीं फर्रुखाबाद में 9 बजे 5.89% मतदान जो है वो हो चुके हैं। फिरोजाबाद की बात करें तो 9 बजे तक 9.79% मतदान जो है वो हो चुके हैं। हमीरपुर में 9 बजे तक 9.55% मतदान हो चुके हैं। हाथरस में 9 बजे तक 7.62% मतदान हो चुके हैं। जालौन में 9 बजे तक 9.57% मतदान हो चुके हैं। झांसी में 9 बजे तक 7.65% मतदान हो चुके हैं। तो वहीं कन्नौज में 9 बजे तक 10.16% मतदान हो चुके हैं। कानपुर देहात में 9 बजे तक 6.18% मतदान हो चुके हैं। कानपुर नगर में 9 बजे तक 5.79% मतदान हो चुके हैं। तो वहीं कासगंज में 9 बजे तक 9.55% मतदान हो चुके हैं। ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में 9 बजे तक 9.37% मतदान हो चुके हैं। वहीं महोबा में 7 बजे तक 7.98% मतदान हो चुके हैं। मैनपुरी में 7 बजे तक 11.03% मतदान हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल वर्षा, और ये देखिए, ये जो तीसरा चरण है इसमें आप देखिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, अवध से सटा हुआ इलाका है, उसके साथ साथ बुंदेलखंड से भी सटा हुआ इलाका है और ये यादव लैंड के तौर पर जाना जाता है। और पिछली बार जिस तरीके का परिणाम बीजेपी के यहां से निकला था वो अपने आप में सबके लिए चौंकाने वाला था। लेकिन इस बार चुनौती किसके लिए खड़ी है? अखिलेश के लिए खुद भी चुनौती है और अखिलेश चुनौती बनकर बीजेपी के लिए खड़े हो सकते हैं, इसकी चर्चा भी है। हमारे साथ तो हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। वर्षा, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। उस बीच में अनुराग हमारे साथ कन्नौज से हैं, सुरेश मिश्रा इस वक्त अररिया से हैं, राहुल वाजपेयी हमारे साथ कानपुर से हैं, अमित मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। सुरेश का सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा। सुरेश, जो तीसरा चरण है उसमें आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं या फिर ऐसे नाम हैं जिनका राजनीति में बड़ा किरदार है, लेकिन वोटिंग को लेकर जो पैटर्न पिछली बार था, आज सुबह 7 बजे से आपने क्या देखा? किस तरीके का पैटर्न दिखाई दे रहा? क्या मिजाज लोगों का दिख रहा? देखिए, 2017 की बात करें तो 2017 में जो मतदाताओं का उत्साह था उससे कम उत्साह 2022 के चुनाव में नहीं दिखाई दे रहा है। पोलिंग सेंटर पर जो मतदाता मिले हैं उनके अंदर काफी उत्साह है और वो वोट के परसेंटेज बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात 2017 में जो उम्मीदवार थे और 2022 में उम्मीदवार हैं, हमारे जनपद औरैया के विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश, मैं आपको रोकूंगा, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। सुरेश मेरे सहयोगी औरैया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम आगे जानेंगे, लेकिन उस बीच में मैनपुरी का रुख करते हैं। अमित, बहुत जबरदस्त उत्साह की बात हो रही थी और मैनपुरी जो कि गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, लेकिन चुनौती बड़ी वहां पर बीजेपी ने पिछली बार भी खड़ी की थी, इस बार भी उसी तरीके की चुनौती है। ये थर्ड फेज गठबंधन के लिए भी बहुत जबरदस्त एक संकेत दे सकता है और बीजेपी के लिए पिछली बार का जो परिणाम था उसको दोहराने के लिए चुनौती भी है और संकेत वहां से भी निकल सकते हैं। बिल्कुल अतुल प्रताप, जिस तरह से बात की जा रही है, ये तीसरा फेज जिस तरह से देखा गया था कि पहले और दूसरे लैंड में जाट लैंड के रूप में वो देखा गया था और ये यादव लैंड है। यादव लैंड की जो 16 जनपदों में 59 विधानसभाओं में जो चुनाव हो रहा है उसमें खासा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से करहल की बात की जाए, क्योंकि मैनपुरी की ये विधानसभा करहल अपने आप में एक हॉट सीट बनी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश के सारी विधानसभाओं में सारे लोगों की नजर मैनपुरी की करहल विधानसभा में है। यहाँ सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह है, युवा है, बुजुर्ग है, वृद्ध महिलाएं हैं और विकलांगजन है। सारे के सारे लोग सुबह सुबह निकले हैं। ये मेरे पीछे जितने लोग भी खड़े हैं, सारे लोगों ने सबसे पहले मतदान किया है। अतुल, सबसे बड़ी बात मैं चाहूंगा अमित मैं चाहूंगा जरा आपके पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे बात करिए, उनके मन का मिजाज क्या है जरा समझे तो, भापे तो हम।
बिल्कुल, मेरे साथ कुछ युवा है, मैं युवाओं से जानता हूं कि चूंकि युवाओं को लेकर ही अगली चीजें सारी तैयार होती है। किस तरह से क्या मुद्दे हैं करेल के, आप लोग पढ़ने वाले हैं और वोटर हैं, क्या मुद्दे आप लोग देख रहे हैं? हमारे अहम मुद्दे जो है, एक तो शिक्षा है और क्या नाम है, रोजगार है। अब हम यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है अभी तक। इतना अच्छा, एम्प्लॉयमेंट आपका मुद्दा है। आप बताओ, आपका क्या मुद्दा है? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है यहाँ पर। जो इस तरह की समस्या की, चूंकि अखिलेश यादव यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव पे लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है, तो क्या क्या आप लोगों के मन में है, चूंकि दोनों बड़े नेता यहाँ से अपनी किस्मत है? तो ये आपने देखा कि ये लोग हैं जिनका कहना है कि साफ साफ लोगों में जो एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट को लेकर जो मुद्दे हैं, उनको लेकर लोग घरों से निकले हैं। और सब ठीक है अमित, मैं आपको रोक रहा हूं बहुत जल्दी से। राहुल, कानपुर की तस्वीर क्या कह रही है? बच्चे वहाँ पर विधानसभा में जो सतीश महाना की विधानसभा है, जो महानापुर विधानसभा है, वो उसमें ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीत उनकी तय है। और सतीश महाना बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कल्याणपुर विधानसभा की, तो उसमें राज्य मंत्री नीलिमा कटियार और उनके सामने सपा के सतीश महाना है। तो इस सीट में देखिए, बिल्कुल जो राहुल जानकारी दे रहे हैं, बड़े नाम हैं और इनके लिए भी चुनौती खड़ी है। अनुराग भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनका रुख हम बाद में करेंगे। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि महत्वपूर्ण यह है कि जो इस वक्त दिग्गज चुनावी रण में है, ना सिर्फ चुनौती उनके लिए है, बल्कि तमाम जगहों पर सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष, उन सभी के लिए चुनौती है। हमारे सहयोगी ने जायजा लिया हमीरपुर में कि वहां पर क्या तस्वीर है, जरा देखिए। में सुबह के 7 बजते ही तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका था और अभी सुबह के 8:30 बजे हैं। यहाँ पे मतदाताओं में बड़ी ही उत्सुकता दिखाई दे रही है मतदान करने को लेकर। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मतदान केंद्रों में मतदाताओं की एक लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी अपने वोट डालने का इंतजार कर रहे हैं। अपना कार्ड लेके आए, अपने पर्ची लेके आए और वोट डालने के लिए यहाँ के मतदाता बड़े ही उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ के कुछ मतदाता हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आज सबसे पहले उन्होंने क्या काम शुरू किया है। चलिए, हमारे साथ हैं। क्या नाम है? अच्छा, आज सबसे पहले क्या काम आपने चुना है? मतदान के पहले कोई काम नहीं किया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मतदाता थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि सबसे पहले आज मतदान करने के लिए निकले हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्र। क्या काम आज सबसे पहले चुना है आपने? मतदान। क्या चाहते हैं, किस आधार पर वोट करेंगे आज? क्या विकास चाहते हैं, क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं। विकास के लिए वोट करेंगे। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना है उनका इस मतदान को लेकर? क्या नाम है आपका? सबसे पहले आज कौन सा काम आपने चुना है? मतदान डालने के लिए आए। उसके बाद ही कुछ करेंगे? अच्छा, क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पर आज वोट करेंगे? देश के विकास के लिए और तरक्की के लिए, देश को बचाना है, सरकार लाना है। चलिए, और भी युवा, नव युवा हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आज वोट डालने के लिए आए हैं। सबसे पहले क्या काम आज आपने सोचा? पहले मतदान करेंगे, फिर मतदान वगैरह करेंगे, फिर देश के विकास के लिए वोट करेंगे। अच्छा, लंबी लाइन लगी है, काफ़ी टाइम लगेगा, लाइन में भी लगना पड़ रहा है। क्या सोच के आज वोट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? देश का विकास हो, प्रदेश हाईटेक बने और शिक्षा पे एक समान शिक्षा भी हो देश में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। चलिए, देखिए, हमने आपको दिखाया। देखिए, लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं मतदाताओं की। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नवयुवक हैं और सभी लोगों का कहना है कि सबसे पहले आज उन्होंने सोचा कि मतदान करेंगे, उसके बाद ही जलपान करेंगे और ये बहुत ही अच्छी बात है। वीर धनंजय, इंडिया न्यूज़, हमीरपुर। जी हाँ, तो आपने सुना हमीरपुर की तस्वीर क्या है। वहां पर मतदाता मतदान करने पहुंचा तो विकास भी उसके लिए मुद्दा है, साथ में और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो मतदान करने के मतदान केंद्र पर है। लेकिन अब यहां पर देखना होगा कि जो तीसरा चरण है, 59 सीटों में 49 सीटें बीजेपी के पास से पिछली बार थी, यानी 2017 में। इस बार किस तरीके से बीजेपी कम से कम वो फिगर अपने आप मेंटेन करके रख पाती है। समाजवादी पार्टी के लिए अपने ही इस गढ़ में अपने आप को और मजबूत करने की चुनौती है। वो मजबूत स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन पिछली बार जिस तरीके का डेंट बीजेपी ने दिया था, तो वहां पर उनके लिए भी चुनौती। और खुद अखिलेश यादव इसी फेज में चुनावी मैदान में है। शिवपाल सिंह यादव जो कि उनके चाचा हैं, वो भी चुनावी मैदान में, और कई बड़े दिग्गज हैं
वो चाहे समाजवादी पार्टी के हों या फिर खुद उसके अलावा बीजेपी के, जिसमें कई मंत्री भी इस चुनावी रण में इस वक्त चुनावी साख बचाने के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मतदाता के मन का क्या है, यह जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे मुद्दे विपक्ष ने चुनावी दौर में उठाए, लेकिन मतदान करने के दौरान असल में उसके मन में क्या होता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान असीम अरुण साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है असीम अरुण साहब आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए, इंडिया न्यूज पे शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। असीम जी, पुलिस में तो आप लंबे समय तक सेवा देते रहे, अब राजनीति में आपको सेवा देना है। वहां पर आपको क्या लगता है कि कैसी चुनौती है, किस तरीके की अलग चुनौती है, क्योंकि आपकी लड़ाई वहां पर दोहरे हिसाब से है? जी, सिद्धांत तो वही है, लेकिन कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कि पुलिस में आदेश पे काम होता है और राजनीति में अनुरोध पे काम होता है। इसके अलावा कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है और राजनीति जो है वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और लेकिन साथ साथ ज्यादा आनंददायी भी है जी। और आपसे काम हो रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि जो आपने अपने लिए चुना कि भाई पुलिस में आपने सेवा की, आपने अपराध जगत को मिटाने के लिए असीम प्रयास किया, जैसा आपका नाम भी है, और आपने उसमें बहुत कामयाबी भी हासिल की, लेकिन राजनीति में आने की मंशा कहां से आई? ये भारतीय जनता पार्टी की कल्पनाशीलता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आमंत्रित करती है ऐसे लोग, मेरे जैसे लोगों को जो अपने काम में विशेषज्ञ हैं, जिनकी छवि ठीक है, और भाजपा ने मुझे ये अवसर दिया। अब ये मेरा दायित्व है कि इसी प्रकार मैं और लोगों को अवसर दूं, राष्ट्र निर्माण में जुड़ने का मौका दूं, और जो अपना काम कर रहे हैं, विशेषकर मध्यम वर्ग के लोग, निम्न मध्यम वर्ग के लोग, जो बहुत बार सोचते हैं कि अगर मैं पावर में हूं तो ये चेंज कर दूं, वो चेंज कर दूं, तो ऐसे लोगों को अवसर मिलना चाहिए। केवल यहाँ चुनाव लड़ने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर तरह के इन्वॉल्वमेंट की बात। और आने वाले समय में मेरा ये चेष्टा रहेगी कि जिस प्रकार मोदी जी राजनीति के रूप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसमें अपना बड़ा योगदान करूं। असीम अरुण साहब, इत्रधारियों का बड़ा जिक्र हुआ चुनावी दौर में, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, और आप इत्र नगरी से ही चुनावी मैदान में हैं, तो इत्रधारियों के लिए क्या संदेश आप दे रहे हैं या फिर क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि आप अगर बीजेपी से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे तो बहुत सोच समझकर आपने फैसला लिया होगा। इस वक्त आपको लगता है कि हाँ, जो सरकार ने काम किया, जिस पार्टी ने सत्ता को चलाया, उनके काम के आधार पर चुनाव दिखेगा आगे, लोग वोट करेंगे, और जो लोग इत्तधारियों के तौर पर चर्चा में थे उनके लिए क्या संदेश आपके मन में है या जनता उनके लिए क्या सोच रही? कन्नौज के इत्र की बहुत विशेष खुशबू और जैसे कहा जाता है, सत्य भी है। कन्नौज वो नगरी है जो मिट्टी की भी खुशबू निकाल के बोतल में कैद कर देती है। यहाँ पे कुछ आपराधिक तत्वों ने, भ्रष्टाचारियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए इकट्ठे किए और उसको हमारी जांच एजेंसियों ने पकड़ा, गिरफ्तारी की और पैसा बरामद करके सरकारी खजाने में डाला। जो इत्र की खुशबू है उसकी शुद्धता बढ़ी है इससे, और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए और काम इसी प्रकार किया जाएगा। कन्नौज में भी सभी जगह हमारी एजेंसियों को खुद किया गया है और मुझे खुशी है कि हमारी एजेंसियां इस तरीके से भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए काम। अनिल कुमार दोहरे 3 बार से लगातार सक्रिय तौर पर चुनकर आते रहे, आपको पहला मौका मिला है और पहली बार आप चुनावी मैदान में हैं। किस तरीके की दिक्कतें आपके लिए खास तौर पर आई? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि राजनीति में आने के बाद सब कहते हैं, दावा करते हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन चूंकि आप पुलिस में रहे हैं, आपको पता है कि जो जमीन पर उतरने के बाद चुनौतियां क्या होती हैं, हम क्या रणनीति बनाते हैं और क्या हमें फेस करना होता है, तो कैसा आपको महसूस हुआ? ये समस्या हमने देखी। अभी मैं एक ग्राम में गया था जहां बतौरा, जहां पे लोग वोट नहीं दे रहे थे और कारण ये कि वो संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वहां पे विकास विधायक जी द्वारा नहीं कराया गया, आदरणीय दोहरे जी द्वारा, जबकि वो 15 साल से विधायक है। अब इस शिकायत पे भी माननीय विधायक जी नहीं गए। मैं गया वहां पे, लोगों को समझाया कि जो विकास के कार्य हैं वो तो होंगे ही, ये वो मुझे सक्षम बनाएंगे, लेकिन मतदाता का जो प्रथम दायित्व है अपना वोट देना, तो लोग मान के और वोट देने गए। तो इस प्रकार की चुनौतियां आती हैं जहां पे पिछले विधायक ने 15 साल से कोई काम नहीं किया, तो उससे चुनाव में लोगों के सामने निर्णय लेना आसान है कि एक तरफ एक व्यक्ति है जो राजनीति में तो नया है लेकिन लोक सेवा में बहुत पुराना है, विस्तृत अनुभव है। दूसरी ओर एक विधायक है, एक पार्टी है
जो केवल परिवारवाद और भ्रष्टाचार में विश्वास रखते हैं। तो फर्क साफ है, तो मुझे विश्वास है न कन्नौज में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को ये फर्क साफ दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आने वाले समय में बहुत बड़े मार्जिन के साथ कन्नौज में और सभी जगहों पे हम लोग जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। असीम साहब, चुनावी दौर में चाहे इसके पहले के चुनाव हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा होता था और चूंकि आप लोग उस पर काम करते रहे, आपको लगता है कि हां कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के वजह से भी इस वक्त जो मतदाता है उसके मन में वो पार्टी होगी या फिर वो लोग होंगे जिन्होंने सत्ता को चलाया और इस पर काम किया? किसी भी इंसान के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा, यानी जीवित रहेंगे। जान है तो जहान है। पुरानी सरकार ने इस चीज को भूल गई थी। उन्होंने पुलिस को कमजोर करने के लिए, न्यायालय को कमजोर करने के लिए सारे काम ऐसे किए। योगी सरकार ने पुलिस को आधुनिक किया, मजबूत किया, न्यायालयों को ऑनलाइन किया, तेजी उसमें लाए, प्रोसिक्यूशन को मजबूत किया, फॉरेंसिक लैब्स को मजबूत किया। तो 5 साल में जो सुरक्षा में आपको सुधार दिख रहा है वो कोई एक दिन का काम है, रूलों को देखना है और जो सरकार जानती है इसको कैसे करना है, जिसकी नीयत साफ है, उसको 5 साल के लिए एक बार फिर मौका मांग रही है। और 5 साल में मुझे पूरा विश्वास है कानून व्यवस्था हमारी बहुत ही अच्छी होगी, राष्ट्र में तो प्रथम होगी, ग्लोबल स्तर की हम लोग पहुंचा देंगे। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। असीम साहब, आप चुनावी मैदान में खुद भी हैं और आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और जनता आपको आशीर्वाद दे ऐसी शुभकामना है। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोगों को तय करना है कि किसको जिताना है। कौन अगर किसी सेवा को छोड़कर राजनीतिक सेवा में आया है तो उसके साथ जनता का जुड़ाव कैसे हो पाएगा। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, वर्षा का हम रुख करते हैं जो कि ब्रेकिंग सेंटर में मौजूद है। वर्षा, क्या है बड़ी खबर? जी अतुल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जालौन से, जहां पर कापी विधानसभा के गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया है। आपको बता दें कि गांव का विकास न होने पर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली है। सुबह 7 बजे से अभी तक एक भी वोट नहीं दिया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर जालौन सीईओ संतोष कुमार पहुंचे हैं, जहां पर वह लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा कालपी की ग्राम पंचायत जगतपुर अहीर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जालौन से, जहां पर कापी विधानसभा के गांव में चुनाव का बहिष्कार देखने को मिला है। आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरण में भी विकास न होने पर गांव में लोग बहिष्कार कर रहे हैं चुनावों का, और आज भी तीसरे चरण के चुनावों में देखा जा रहा है कि कालपी विधानसभा के गांव में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। गांव का विकास न होने पर ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखने को मिली है, जहां पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो 7 बजे से शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक यानी कि ठीक 10:18 पर एक भी वोट नहीं डाले गए हैं ग्रामीणों द्वारा। सूचना मिलने पर जालौन सीईओ संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बात करके इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वर्षा, और ये देखिए अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि सुबह 7 बजे से अब तक एक भी वोट वहां पर नहीं पहुंच पाया। हमारे सहयोगी सिराज हमारे साथ हैं। सिराज, क्या नाराजगी है, क्यों आखिर यहां पर मतदान नहीं हो पाया? प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्या अब बात बन पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये कालपी विधानसभा के एक गांव का मामला है जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 20 सालों से सभी नेता आते हैं और हर राजनीतिक पार्टी के नेता आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि गांव का विकास होगा, लेकिन उनको विकास नहीं देखने को मिला है। ग्रामीण इस बात से काफी नाराज हैं और सुबह 7 बजे से 9:20 तक एक भी वोट वहां पर नहीं पड़ा था। और इसकी सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे थे और ग्रामीणों को लगातार समझाने का प्रयास कर रहे थे। क्या अभी इस वक्त सहमति बन गई है? जो नाराजगी थी, जो भी समस्या थी, वो दूर हो गई? सिराज जी बिल्कुल, अभी जो अपडेट आया था कि उसके हिसाब से तो अभी एक भी वोट नहीं पड़ा था, लेकिन प्रशासन लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रहा है और अलग ही लग रहा है कि प्रशासन ग्रामीणों को समझाकर वोटिंग वहां पर करवाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिराज। तुम्हारे सहयोगी सिराज जानकारी दे रहे थे और जैसा वर्षा जानकारी दे रही थी ब्रेकिंग सेंटर से, कालपी क्षेत्र में एक भी, जो कालपी की ग्राम पंचायत जगतपुर है, वहां पर एक भी मतदान अब तक नहीं हो पाए, एक भी वोट अब तक नहीं पड़ा। नाराजगी थी ग्रामीणों के अंदर। जालौन का ये इलाका जो कि कालपी विधानसभा के चुनाव का इलाका है, वहां पर ग्रामीण जो है विकास ना होने की वजह से, डेवलपमेंट ना होने की वजह से नाराज थे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जाकर लोगों से बातचीत की है, ग्रामीणों से बातचीत की, उनको समझाने बुझाने का प्रयास जारी है। हम भी अपील करते हैं कि देखिए
आपके पास विकल्प होता है। अगर कोई नाराजगी है तो उस नाराजगी से आप मुक्ति पा सकते हैं। वोट आप जरूर करें, ये आपकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये अधिकार नहीं, बल्कि ये कर्तव्य भी हो जाता है। तो नाराजगी को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी तो वहां पर पहुंचे, लेकिन अब देखना होगा कि क्या नाराजगी दूर हो पाती है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं और इस वक्त हम आपको सुनाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके की तस्वीर अलग अलग जगहों पर मतदान केंद्रों पर है। हमीरपुर में सुबह के 7 बजते ही तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और मतदाता आज के मतदान को लेकर बड़े ही उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं यहाँ के एक बूथ केंद्र पे और आइए हमारे साथ एक मतदाता है जो पहला वोट डाल के आए हैं और उनको प्रमाण पत्र भी मिला है। बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है उनको वोट डाल के। क्या नाम है आपका? हर नारायण। वोट डाला है? डाला है। क्या पहला वोट डाला है? पहला वोट डाला है। प्रमाण पत्र मिला है? मिल गया सर। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, कैसा, यानी क्या चाहते हैं, किस उस पर आपने वोट किया? आज विकास क्या है आपका मुद्दा? मुद्दा क्या है सर? विकास चाहिए, विकास करने वाला चाहिए हमको। देखिए, एक मतदाता ये थे, एक मतदाता और है, इन्हें भी वोट किया है। वोट कराए हैं जी? किस उस पर वोट किया आपने? क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं जिससे कि डिस्ट्रिक्ट का विकास हो। देखिए, हमने आपको दिखाया सुबह के 7 बजते यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है और उस वोटर से भी आपको मिला है जिसने सबसे पहला वोट यहाँ पे किया और यहाँ के लोग विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं। वीर धनंजय, इंडिया न्यूज़, हमीरपुर। तो 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, आप 3 तस्वीरों को देखिए। कासगंज, एटा, हमीरपुर की तस्वीर है जहां पर मतदान केंद्रों पर व्यवस्था है, तो वहां पर मतदाता भी पहुंच रहा। मतदान करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। कुछ जगहों पर गड़बड़ियों की खबर जरूर आई, लेकिन फिलहाल मतदान सुचारू रूप से इस वक्त जारी है। सुबह 7 बजे से जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई तो तमाम जगहों पर सुबह से ही एक अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी, महिलाओं की भागीदारी भी दिखाई दी। ये तीनों तस्वीरें अपने आप में जाहिर करती हैं कि लोगों का उत्साह भी वैसे ही बरकरार है। तो कासगंज, एटा और हमीरपुर की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे मतदान करने के लिए। कासगंज, एटा और हमीरपुर की जहां पर मतदान जारी है। आपको बता दें कि इस बार जो ये 59 सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने अपने 15 विधायकों के टिकट को काटा था और उसमें बदलाव किया गया था। समाजवादी पार्टी ने भी 2 विधायकों का टिकट काटा, लेकिन मौजूदा दौर में सबसे बड़ी चुनौती अगर हम देखें तो ना सिर्फ समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जाटलैंड में तो जो होना था वो हो चुका, लेकिन यादव लैंड से अगर कोई मैसेज जाएगा तो वो पूर्वांचल तक असर दिखाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखिए तो यहां बीजेपी के लिए भी चुनौती इस वजह से है क्योंकि जो पिछली बार का परिणाम था, जो पिछला परफॉर्मेंस था, उसको रिपीट करना यह अपने आप में बड़ा टास्क होता है। और अगर उसके आसपास भी बीजेपी पहुंच जाती है तो यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए होगी और बड़ा डेंट समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लिए होगा। लेकिन बाकी दलों की भूमिका क्या है यह भी समझना बहुत जरूरी है। बसपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, पिछली बार ना के बराबर चीजें थी, लेकिन क्या इस बार उनकी तरफ से कोई ऐसा करिश्मा हो पाएगा, यह भी अपने आप में सवाल है। यह आपके सामने 8 तस्वीरें रख रहा है। हमीरपुर, हाथरस, जालौन, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, ललितपुर और महोबा की तस्वीर। बुंदेलखंड का यह जो हिस्सा है यह भी अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। ना सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश से थोड़ा सटा हुआ इलाका बल्कि अवध से जुड़ा और बुंदेलखंड से जुड़ता हुआ यह पूरा इलाका है जहां पर इस वक्त चुनावी मतदान जारी है। और वहां पर इस वक्त जो मतदाता हैं उनके मन में क्या है? विकास का मुद्दा है, स्थानीय मुद्दे हैं, जातिगत राजनीति है, ताना बाना समीकरणों का है, या फिर कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट के प्रति अपना लगाव है, अलग अलग पार्टियों के कोई भी नेताओं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। नवलकांत सिन्हा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है नवलकांत जी आपका। और पंकज रस्तोगी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। सबसे पहले नवलकांत जी, यादव लैंड की तस्वीर इस बार क्या रंग दिखाएगी, क्या लगता है आपको? नवलकांत जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। पंकज रस्तोगी साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
दोनों मेहमानों तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। हम फिर से उन तस्वीरों पर लौटते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल देखिए, आप इस वक्त इन तमाम जगहों को देखेंगे और समझेंगे तो यहां का जो समीकरण है बहुत ही पैटर्न कॉमन नहीं है। यहां पर कभी भी अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है, लेकिन जो 17 में चुनावी रणनीति बीजेपी ने बनाई थी, उस रणनीति का परिणाम था कि बीजेपी के पास एक बड़ा काडर बूट गया और लगभग 83% सीटें बीजेपी ने अपने पास हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। और फिर मौजूदा दौर में जो तस्वीर अभी निकल कर आई है, वहां पर कई ऐसी जगह थी जहां पर बीजेपी को भी अपना टिकट बदलना पड़ा, अपने विधायकों को वहां से हटाकर दूसरे को टिकट देना पड़ा। कुछ बदलाव भी हुए, जो दल बदल का दौर चला या फिर हम चुनावी दौर में हम देखें तो उस वक्त कई लोगों ने अलग अलग पार्टियों को चुना या फिर छोड़ा, तो उसका भी असर यहां पर दिखाई दे सकता है। हमारे साथ पंकज रस्तोगी साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पंकज जी, क्या लगता है यादव लैंड की इस बार की तस्वीर क्या होगी? देखिए, ये चुनाव विकास और क्या नाम है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर लड़ा जा रहा है। इस बात को तय समझिए, लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आप करहल की सीट की बात करें तो करहल की सीट में जो वहां पर करीब 37% यादव बिरादरी निवास करती है, 37%, 37% और 63% अन्य बिरादरियां हैं। और वहां सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये वर्तमान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है, जो कि एक बहुत जुझारू और एक बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, उनको उतारा है और उनका वहां 35,000 करीब बघेल बिरादरी का वोट बैंक भी है। तो ये सीट बहुत हॉट सीट है और पूरे प्रदेश की नजर इस चुनाव में उसके ऊपर लगी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहां पर अगर आप मुस्लिम बिरादरी की बात करें तो मात्र 14,000 दिखाई देते हैं। तो इसमें ये निश्चित मान के चलिए कि अगर यादवों का थोड़ा परसेंट भी वोट अगर उस पर शिफ्ट होता है तो आप निश्चित समझ लीजिए उसका फायदा बीजेपी को मिलना तय है, ये निश्चित समझ लीजिए। और दूसरी चीज अतुल जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी कि ये जो इस चुनाव में ये जो सीटें हैं, इसमें आप ये मान के चलिए पिछली बार 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और ये और दूसरी बात और है कि उत्तर प्रदेश में 86 सीटें दलित समुदाय की हैं, ठीक है। उसमें बीजेपी को पिछली बार 70 सीटें मिली थी और 3 सीटें उसको सुहेलदेव राजभर की पार्टी जो घटक दल था उसको मिली थी और 3 सीटें अनुप्रिया पटेल जो आपके अपना दल एस था उसको मिली थी। तो इस तरह से बीजेपी को 76 सीटें मिली थी, अखिलेश यादव को 7 सीटें मिली थी और 3 सीटें बसपा को मिली थी। तो सबसे बड़ी बात है जो 22% वोट उत्तर प्रदेश का है दलित समुदाय का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुजन समाज पार्टी इस समाज में इस मतलब मतदान में इस मतलब चुनाव में एकदम निष्क्रिय दिखाई दे रही है। और उसके वोटर भी जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर, क्योंकि दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किए, बहुत तरीके की चीजें की। इसलिए ये निश्चित मान के चलिए इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात अतुल जी, ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत बड़ी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही मायने रखता है। महिलाओं को, और चाहे लेडीज हो, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो लड़कियां हो, ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज योगी जी का व्यक्तित्व, योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 5 साल गुंडा राज को समाप्त किया है, वो सबको पसंद आ रहा है और सब आगे भी सब लोग जानते हैं कि उसका फायदा मिलेगा। और तीसरी चीज आपको बताएं, जिस तरह से अभी वहां जो आपका ब्लास्ट हुआ था आपके गुजरात में, उसमें 38 लोग जिस तरह से दोषी पाए गए, उसमें जो लोग क्या नाम है दोषी पाए गए, उसके पिता अखिलेश यादव के साथ पिछली सरकार में घूमते नजर आए और उनके साथ में बोलते नजर आए, तो उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय समाजवादी पार्टी। पंकज जी, आपने कई बातों का जिक्र किया, उसमें अगर मोटा मोटा लबोलुआब में निकालूं तो एक मैसेज जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इस पूरे बेल्ट के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और फिर आपने जोड़ा कि कैसे जो अभी एक सजा हुई है पुराने मामले में गुजरात में, उसको भी चुनावी दौर में बीजेपी ने उठाया है, जोर शोर से उठाया है। आपको लगता है कि हाँ, जो यादव बेल्ट है, बुंदेलखंड का ये हिस्सा है जो उससे जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा, जहां पर इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, वहां पर ये ऐसे मुद्दे होंगे जो कि लोगों के जहन में होंगे और उसके आधार पर वोट हो रहा? देखिए, एक बात समझ लीजिए अतुल जी, जो बुंदेलखंड का हिस्सा है वो उसको जालौन, कालपी, ये सब का सुन लीजिए, कुछ बहुत से इलाके में वहां पर पानी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहाँ जल की समस्या बहुत ज्यादा, पेयजल की, और अमृत पेयजल योजना के तहत प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, 5 लाख करोड़ रुपए का पूरे भारत के गांवों में पानी पहुंचाने का
आरओ वाटर पहुंचाने का, शुद्ध पेयजल पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और दूसरी चीज, अभी तक की जो पूर्व की सरकारें, जैसा हमारा अनुभव कहता है, ज्यादातर क्या नाम ये स्थिति रही कि लोगों को हैंडपाइप के जरिए से पानी पहुंचाया जाता था और तमाम विधायक जाते थे, मुख्यमंत्री से लिखवा लेते थे 500 हैंडपंप, 1000 हैंडपंप, और वो हैंडपंप लगते थे, इंडिया मार्क का हैंडपंप जिसका नाम लिया जाता है, और वो कुछ दिन बाद खराब हो जाते थे और जनता पानी के लिए तरसती थी और उसके बाद पानी का स्टेटा नीचे चला जाता था। तो इन चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गांव गांव पर टंकी बनाने का काम किया। 58,194 पूरे टोटल ग्राम पंचायत है उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि ज्यादातर गांवों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। उसके लिए उन्होंने पूरा बकायदा टैप के जरिए गांव गांव में घर घर नल पहुंचाने का काम किया है और कई करोड़ लोगों को इसका उपलब्धि भी करा दी है। तो ये बहुत बड़ी चीज है और ये पूरे भारत के 736 गांवों में और 736 जिलों में ये चीज पहुंचाने की व्यवस्था भारत सरकार कर रही है। तो ये वहां का जो चलिए, यानी पानी की समस्या बुंदेलखंड के हिसाब से, कानून व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो पूरे बेल्ट के हिसाब से ये भी मुद्दे होंगे। पंकज, मैं आपको रोकूंगा। नवलकांत सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नवलकांत जी, जैसा पंकज जी कह रहे हैं कि चुनौती करहल से लेकर तमाम उन जगहों पर बड़े नाम के लिए भी है, और जो चुनौती आम जनता के सामने थी उसमें जिसने काम किया होगा उस मुद्दे के आधार पर, उस व्यवस्था के आधार पर मतदान हो रहा। आपको लगता है कि हाँ, या वाकई यही है या फिर वही पैटर्न जातिगत प्रभाव, रसूख ये काम करेगा? सिन्हा साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? पंकज जी, ये सवाल आपसे ही। सिन्हा साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही। जी बताएं। पंकज जी, यही सवाल आपसे, जो आप कह रहे हैं कि हाँ, पानी की समस्या और चुनौती बड़े बड़े लोगों के लिए भी है, लेकिन क्या वाकई इसके आधार पर ही मतदान होता है? क्योंकि हमने पैटर्न कई बार देखा है, उत्तर प्रदेश, बिहार के राज्य में जातिगत समीकरण बहुत काम करते हैं। जो कॉम्बिनेशन यहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बनाया, मौर्य मुस्लिम और उसके साथ साथ यादव, जो पैटर्न बीजेपी का है कि वो इस आधार पर चल रहा है कि सवर्ण हमारे साथ है, ओबीसी और एससी हमारे साथ हैं, इस पैटर्न पर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद जीत सुनिश्चित होगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए अतुल जी कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब भारतीय राजनीति में पदार्पण किया, मतलब देश की राजनीति में गुजरात के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पदार्पण किया, तो उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया। 2014, 2017, 2019 इसका उदाहरण है। और दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ उन्होंने बढ़ाने का काम किया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 2017 से 2022 तक के कार्यकाल में उसको बढ़ाने का काम किया, उसको आगे ले जाने का काम किया। तो जनता ये सब मुद्दे देख रही है और ये बात तय समझ लीजिए, पिछड़ों और अति पिछड़ों की अगर बात करें तो क्या समाजवादी पार्टी ने यादव बिरादरी के छोड़ के और किसी बिरादरी के साथ कोई काम नहीं किया है। पिछड़ों की बात अगर करिए अतुल जी, 42% वोट उत्तर प्रदेश में पिछड़े और अति पिछड़े हैं, जिसमें मात्र क्या नाम है यादव बिरादरी 7% आती, 7%। उनको अगर ले लीजिए तो उनके सिवा किसी बिरादरी का अगर पिछड़ों का 10 काम आप गिना दीजिए तो आप जो बताइए मैं हार जाऊंगा। कोई काम उन्होंने नहीं किया। और चलिए पंकज जी, ये आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जनता के मन में क्या होता है, क्योंकि कई बार देखिए काम किसके लिए किया गया, सरकार ने किसका काम किया या किसके लिए फैसला लिया, लेकिन उसके बाद भी बदलाव अलग तरीके का हो जाता है। ये जनता पर ही हम छोड़ते हैं। नवलकांत सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़े। नवलकांत जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज। नवलकांत जी, सवाल इस बात का है कि ये 59 सीटें एक बड़ा मैसेज दे सकती हैं। जो थर्ड फेज है उससे आगे के जितने भी फेजेस हैं उनके लिए एक बड़ा सेंटेंस जा सकता है मैसेज के तौर पर कि हां, ये पैटर्न तय हो चुका है। दावा अखिलेश भी कर रहे हैं कि चौथे फेज तक उनकी सरकार बन जाएगी। बीजेपी कह रही है कि आप देखते चलिए, बाकी अन्य दल भी चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन 59 सीटों की लड़ाई? देखिए, जाहिर सी बात है कि कोई भी चुनाव हो या क्रिकेट हो, शुरुआती में अगर आप अच्छे रन बना लेते हैं, अच्छे वोट पा लेते हैं और अच्छी सीटों पर दावा कर लेते हैं, तो आगे के फेज में आपको फायदा होता है। देखिए, पहले दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन तीसरा इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि ये बुंदेलखंड का हिस्सा अगर हटा दीजिए तो ये
जो यादव बेल्ट है, ये समाजवादी पार्टी का एक लंबे समय से मुलायम सिंह यादव के उदय होने के साथ ही बहुत बड़ा गढ़ बन गई थी। और पिछले चुनाव में 49 सीटें, 59 में से 49 सीटें जीत करके बीजेपी ने वहां पूरा जो वो बेल्ट को एकदम वहां के समीकरण से उसको तहस नहस कर दिया था। तो मेरा तो ये मानना है, मुझे नहीं पता कि कौन यहाँ पे फतह करने का पूरा किला अखिलेश यादव फिर से अपने किले को खड़ा कर पाएंगे कि नहीं, या जो एक गढ़ फिर से पहली बार बीजेपी ने बनाया था उस गढ़ को बचा पाएगी कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि इस केस में जो अच्छा प्रदर्शन कर लेगा, चाहे वो बीजेपी चाहे वो समाजवादी पार्टी, आगे के फेस में उसको बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर 49 सीटें बीजेपी की है, इसमें से अगर वो ज्यादा सीटें लूज कर जाती है तो जाहिर सी बात है आगे उसको रिकवर करने में बहुत बड़ा संकट है। और यहाँ पे अगर अखिलेश यादव सीटें नहीं जीत पाए तो उनका आगे सरकार बनाना मुश्किल। लेकिन ये अपने आप में बड़ी चुनौती किस तरीके से है, जो समीकरण पंकज जी बता रहे थे कि अगर करहल में थोड़ा सा भी यादव जो लोग हैं वो अगर उसमें कोई भी बंटवारा होता है तो उसका एक प्रभाव अलग तरीके से चला जाएगा। आपको लगता है कि हाँ इसके चांसेस है? क्योंकि बड़ा सोच समझकर इस सीट को तय किया था। अगर समाजवादी पार्टी ने, खुद अखिलेश ने अपने लिए, तो बहुत सोच समझकर बघेल साहब को बीजेपी ने चुनावी मैदान में वहां पर उतार दिया। देखिए, बीजेपी ने जाहिर सी बात है बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। जो बघेल साहब है, पहली बात तो उनके वही संबंध है जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के, उन्हीं संबंधों से निकले हुए नेता है। मुलायम सिंह के पीछे पीछे चल के आज राजनीति में इतने आगे पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी चुनौती है, एक कठिन चुनौती है। लेकिन अखिलेश यादव ने उस सीट को चुना, केवल अपने लिए नहीं चुना था, वो सीट इसलिए चुनी थी ये जो पूरा गढ़ है उसको उसमें मजबूती लाई जाए, उसको किला फतेह किया जाए, और जो आसपास की सीटें हैं वो उन पर भी प्रभाव डाला जाए, साथ ही ये दबाव से निकल जाए कि यहाँ पे हमको प्रचार करना है। लेकिन बघेल के खड़ा होने के साथ ही ये दबाव साफ नजर आया। खुद मुलायम सिंह को वहां पे मंच पे लाना पड़ा, तो जाहिर सी बात है एक दबाव तो अखिलेश यादव के सामने भी हो गया। और बीजेपी अब आपने जब जिक्र कर दिया है नवलकांत जी कि मुलायम सिंह यादव को लाना पड़ा उनको, तो मैं इस पर समझना चाहूंगा, लाने के दौरान जो शिवपाल की पीछे की तस्वीर थी कि कुर्सी के पीछे खड़े हैं और फिर बहुत हुआ तो बगल में आकर बिठाया गया उनको, आपको लगता है कि हाँ वो ले आना करहल के लिए व्यवस्थित है? उसके आसपास जैसा आप कह रहे हैं कि और भी तमाम सीटों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ये उम्मीद अखिलेश कर रहे हैं, इतना आसान है क्या? देखिए, आप देखिए ना कि जितने लोग भी पिछले चुनाव में जीते थे, चाहे वो बीजेपी से जीते थे, और जो वोटर थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, आज भी उनसे पूछा जाता है तो उनसे सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव है। इसमें कोई शक नहीं कि मुलायम सिंह यादव केवल उस क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान रखते हैं, बल्कि पार्टी लाइन से उठ करके उनका सम्मान है। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से है, समाजवादी पार्टी के लिहाज से, और खासतौर से यादव वोट के लिहाज से, जो मुलायम सिंह यादव को अपना नेता कल भी मानते थे, आज भी मानते थे, और हमको लगता है कि उनके मुलायम सिंह यादव हमेशा उनके लिए बहुत बड़ी शख्सियत रहेंगे। तो ऐसे में अगर मुलायम सिंह आए हैं तो कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल एक फीलिंग होती है, खासतौर से जो यादव लोग हैं या उस बेल्ट में जो काम कराया है मुलायम सिंह यादव ने, जाहिर सी बात है चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस वर्ग का हो, जो भी काम हुए हैं वो मुलायम सिंह की वजह से हुए हैं। तो एक इमोशनल कार्ड जरूर है, और मुझको लगता है चलिए, लेकिन पंकज जी का दावा या फिर उनका जो अपना आकलन है वो कुछ अलग है। पंकज जी, जो बात नवलकांत जी कह रहे हैं कि आखिरकार आते आते देर से ही सही मुलायम सिंह यादव का वहां पर जाना ये चेंज कर देगा मूड, एक बड़ा नेता या फिर लोगों में उनकी स्वीकार्यता। देखिए, एक बात समझ लीजिए अतुल जी, अब मुलायम सिंह का जादू भी यादव वोट बैंक के ऊपर नहीं चल रहा है। अगर यादव वोट बैंक के ऊपर मुलायम सिंह का जादू चल रहा होता, या तो ये निश्चित मान के चलिए अखिलेश यादव जो वहां से आजमगढ़ से सांसद हैं, वो आजमगढ़ की सीटें नहीं छोड़ते। आजमगढ़ में 9 सीटें हैं, उसमें 9 विधानसभा सीटों में से 8 जो है आपकी समाजवादी पार्टी के पास है, एक अन्य दल पार्टी के पास है, बीजेपी के पास संभवतः। तो इसलिए ये मान के चलिए मुलायम सिंह यादव का जादू अब नहीं चल रहा है। पहले चलता था, जात पात और तमाम चीजों पे चलता था, अब जनमानस ने उसको नकार दिया। और जहां तक आप यादवों की बात करें तो समाजवादी कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई और जितनी चीजें हुई, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के यादवों की बहुत अनदेखी हुई। तमाम पुलिस में भर्तियां होती थी, लिस्ट आती थी एटा मैनपुरी गावा से,
यहाँ के यादव अपने को ठगा महसूस करते थे, लेकिन मुलायम सिंह की इज्जत करने के कारण, मुलायम सिंह का सम्मान करने के कारण हमेशा पूर्वी उत्तर प्रदेश के यादवों ने बीजेपी, उनका समाजवादी पार्टी का भरपूर साथ दिया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं उनको कोई फायदा नहीं मिला। इसीलिए देखिए आज अखिलेश यादव वहां से सांसद होने के बावजूद उन्होंने वहां की सीट नहीं चुना, वो अपने घर की सीट मैनपुरी चले गए। और दूसरी बात आप एक ये समझ लीजिए, अगर मुलायम सिंह यादव का जादू चल रहा होता अतुल जी, तो क्या नाम है, डिम्पल यादव कन्नौज की सीट लोग आ रही, उसके बाद बदायूं से आपके धर्मेंद्र यादव हारे, और तमाम लोग उनके घर के परिवार के लोग। बिल्कुल, कई ऐसी चीजें रही हैं जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि इतना आसान भी नहीं है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी राहुल गौतम जुड़ रहे हैं सैफई से, जो कि मुलायम परिवार का, यादव परिवार का गढ़ है। सैफई इस वक्त किस तरीके की तस्वीर दिखा रहे हैं राहुल? देखिए, मैं मौजूद हूं सैफई में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अखिलेश यादव का घर है, और थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर लैंड किया था उन्होंने लखनऊ से, और अब बताया जा रहा है कि वो मुलायम सिंह यादव के साथ वोट डालने के लिए जाएंगे। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही पोलिंग बूथ बनाया गया है। तेज प्रताप यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव सुबह ही वोट डाल चुके हैं, और बाकी का जो परिवार है वो अब सबके सब लोग वोट डालने जाएंगे। बताया जा रहा है डिम्पल यादव भी वोट डालने जाएंगी। और देखिए, मैसेजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है चुनावों के अंदर, राजनीति के अंदर, कि आप किस तरीके के संकेत दे रहे हैं। जब मुलायम सिंह यादव साथ में जाएंगे अखिलेश यादव के, तो साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज जाएगा कि जो पूरा परिवार है वो एक साथ है, और जिस तरीके की बातें होती रहती हैं कि चाचा भतीजा में नहीं बनती है या भाई भाई में नहीं बन रही, उन तमाम अटकलों पर भी जाहिर है ये कोशिश होगी समाजवादी पार्टी की कि उन तमाम चीजों पर रोक लगाई जाए। एक बात और आप समझिए, आज सुबह एक तस्वीर भी आई जिसमें शिवपाल यादव, ये जो क्षेत्र है कि जसवंत नगर विधानसभा के अंडर आता है, और यहाँ से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। छठी बार वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 बार के वो एमएलए रह चुके हैं। और सुबह भी एक तस्वीर शेयर की गई मीडिया पर्सन्स के साथ में, जिसमें वो मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद ले रहे थे। तो साफ तौर पर मुलायम सिंह यादव की एक बड़ी छवि है, इस सूबे का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है यादव परिवार, और साफ तौर पर उसके जो मुखिया हैं, अगर उनका साथ मिलता है अखिलेश को तो एंडोर्समेंट होगा, और ये साफ तौर पर एक तरीके से मोहर होगी कि समाजवादी पार्टी में एक जनरेशन शिफ्ट की जो बात हम कहते रहते हैं वो पूरी तरीके से हो चुका है। बिल्कुल राहुल, और आपने जैसा कहा कि जो एक मैसेज की बात होती है, संदेश की बात होती है, संकेत की बात होती है, उससे राजनीति में और चुनावी दौर में हमने बहुत कुछ बदलते देखा है। पिछले कुछ सालों के चुनाव को हम देखें, खासतौर से इस वक्त बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है, प्रधानमंत्री मोदी वो तस्वीरों के जरिए ही बहुत सारे मैसेज देते हैं, वो भी अपने आप में बड़ा इफेक्टिव होता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि परिवार के कुछ सदस्यों ने तो वोट कर दिया, लेकिन अब अखिलेश, मुलायम सिंह यादव, उनकी पत्नी भी जाएंगी, बहुत सारे और लोग। क्या इस वक्त वहां पर है, कौन कौन मौजूद है वहां पर, किन किन लोगों की आमद वहां पर हो चुकी है अभी तक? देखिए, अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव अंदर मौजूद है। अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले उन्होंने यहाँ पर लैंड किया था, वो भी अपना पूरा काफिला अंदर जा चुका है। डिम्पल यादव, ये तमाम यहाँ यहीं के वोटर हैं अखिलेश यादव। तो साफ तौर पर जो पूरा परिवार है, उनके जो ब्रदर हैं मुलायम सिंह यादव के, वो सुबह ही वोट कर चुके हैं। तो ज्यादातर जो सदस्य हैं वो वोट कर चुके हैं, लेकिन जो कहते हैं जिन पर निगाहें रहती हैं वो तमाम लोग अब वोट करने के लिए जाएंगे। ये ही घर है, आप देख सकते हैं सभी की निगाहें इसी घर पर कि कितनी देर में यहाँ से जो गाड़ियों का काफिला है वो निकलेगा, और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर ही जो पोलिंग बूथ है वहां पर सभी लोग जाकर वोट करेंगे। और मैंने जैसे कहा आपको कि एक कोशिश होगी कि एक मैसेज दिया जाए कि पूरा परिवार साथ में है, और जो आशीर्वाद है मुलायम सिंह यादव का वो अखिलेश के साथ है, ताकि किसी भी तरीके की जो अटकलें, जो विरोधी खेमा बार बार फैलाने की कोशिश करता है, उसको रोका जाए। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं राहुल आपके जरिए। पीछे देखिए गाड़ियों का काफिला इस वक्त तैयार होता हुआ, जहां पर आपने बताया अभी कि कुछ लोग जल्दी से यहां पर निकलेंगे, जिसमें मुलायम सिंह यादव भी हैं, अखिलेश भी हैं, जो कि थोड़ी देर पहले वहां पर लैंड कर गए। उनकी पत्नी डिंपल भी होंगी। परिवार के कुछ सदस्य पहले ही मतदान कर चुके हैं, लेकिन बाकी सदस्य अब एक साथ मतदान करने जाएंगे, और वहां पर वो जो तस्वीर होगी उससे एक लोगों के मन पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो उम्मीदवार होते हैं, जो बड़े नाम होते हैं, जिनका बड़ा राजनीति में कद है, जब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाते हैं तो प्रेरणादायक वो तस्वीर होती है। राहुल, मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा और उस तस्वीर को हम आगे फिर से साझा करेंगे। हमारे साथ नवलकांत सिन्हा साहब और पंकज जी लगातार बने हुए हैं। नवलकांत जी, मुलायम परिवार का गढ़, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें ये 59 सीटें, यहां पर टोटल अगर हम पैटर्न को देखें तो एक कॉम्बिनेशन लगातार कई सालों तक रहा, जिसमें यादव परिवार का प्रभाव दिखता था।
वो टूटा 17 में, वो टूटा आम चुनावों में, वो चाहे 14 की बात कर लें, वो चाहे 19 की बात कर लें। लेकिन अब जब बीजेपी के लिए यहां पर अपने ही कुछ विधायकों का टिकट काटना मजबूरी बन गई, तो चुनौती उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा है, कोई लहर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर वो भी बहुत बड़ा नहीं है जिसको विपक्ष उठा रहा। यह निश्चित रूप से देखिए सबसे बड़ी चुनौती है इस इलाके में बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी ने जो सफलता अर्जित की थी वो कई सालों की जो वहां पे जो गढ़ बनाया था मुलायम सिंह यादव ने, उसको ध्वस्त करके अपनी पार्टी को खड़ा किया था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यादव परिवार के हारे नहीं है, यहाँ पे इस इलाके में ही मुलायम सिंह की बहू भी हार चुकी है, धर्मेंद्र यादव भी हार चुके हैं, तो तमाम लोग हारे ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव का चुनाव लड़ना, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, तो जाहिर सी बात है लोगों को एक उनके अंदर लीडरशिप दिखती है, खासतौर से उस इलाके के लोगों में। लेकिन एक बड़ी चुनौती बघेल के रूप में वहां पे मौजूद है। लेकिन मैं जो जिक्र कर रहा था, मैं कह रहा था कि इतना आसान नहीं होगा, मेरे ख्याल से बहुत ही कठिन काम होगा अखिलेश यादव को वहां इस चुनाव में हराना। पंकज जी, जैसा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, तस्वीर भी दिखा रहे थे कि मुलायम परिवार अब निकलेगा मतदान करने के लिए। ये अपने आप में एक मैसेज की बात होती है, एक जिम्मेदारी की बात भी होती है। लेकिन जैसा आप भी कह रहे हैं, नवलकांत जी भी कह रहे हैं, लेकिन आपने फोकस्ड होकर कहा कि वो अब नहीं रहा रुतबा मुलायम सिंह यादव का उस बेल्ट में भी। हमने देखा कि चुनावी दौर में उनके समधी से लेकर तमाम लोग, जो परिवारवाद की लड़ाई हुई, फिर उसके बाद वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जाते हैं हरिओम यादव, फिर उसके बाद लौटकर वो कहां जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि शायद अब उस पूरे एरिया को इफेक्ट कर रही होंगी। शिवपाल यादव का जो रोल है, शिवपाल यादव की जो भूमिका है, भले वो लौट कर आ गए, लेकिन बेमन से वो खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, या फिर कहें कि जो सम्मान की बात होती है वैसा महसूस नहीं होता है, उनके ही करीबी लोगों के जरिए ये बोलते हुए सुना जाता है। ये भी फैक्टर होंगे। जी बिल्कुल, एक बात आप तय समझ लीजिए कि जिस तरह का समाजवादी पार्टी के मुखिया का जादू चलता था माननीय मुलायम सिंह जी का, 4 बार वो मुख्यमंत्री थे, अब उनका एज फैक्टर होने के कारण, वरिष्ठ होने के कारण, उनके स्वास्थ्य में के कारण अब जो है उस तरह का वो भूल जाते हैं और उनकी याददाश्त कमजोर है। लेकिन जिस तरह से एसपी सिंह बघेल ने, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने, जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से वहां पर घूम घूम के करहल सीट पे प्रचार किया और समाजवादी पार्टी के मुखिया को दोबारा वहां आने पे मजबूर कर दिया। जिस तरह से वो कहते, अखिलेश यादव जी कहते थे कि मैं एक बार क्या नाम है सीधे 10 तारीख को आऊंगा वहां पे, लेकिन उनको दोबारा आना पड़ा उसके बाद प्रचार करने के लिए, और उसके बाद अपने शिवपाल जी को और मुलायम सिंह जी को सबको लेके वहां पर क्षेत्र में जाना पड़ा और जनमानस से अपील करना पड़ा कि आप हमको जिताइए। तो ये इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं एसपी सिंह बघेल ने अंडर करंट चला दिया है और जनमानस में ये ठीक है, ये फैक्टर भी होगा, लेकिन चुनौती दोनों के लिए। पंकज जी और नवलकांत जी आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच में एक बड़ी खबर ललितपुर से आ रही है, मेरे सहयोगी वर्षा उसकी जानकारी देंगी ब्रेकिंग सेंटर से। वर्षा जी अतुल, ललितपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर राधापुर गांव के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर ललितपुर से, जहां पर राधापुर गांव के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। बूथ संख्या 108 पर चुनाव का बहिष्कार किया गया है। आपको बता दें कि गांव में कोटेदार से परेशान ग्रामीण बताए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ललितपुर से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राधापुर गांव के ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया है। साथ ही आपको बता दें कि बूथ संख्या 108 पर चुनाव का बहिष्कार हुआ है। गांव में कोटेदार से परेशान ग्रामीण बताए जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने वोट का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। सूचना मिलने पर प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की लगातार कोशिशें जो है वो लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ललितपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल वर्षा, और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की जा रही है, जैसा मेरे सहयोगी वर्षा जानकारी दे रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी, इसके पहले आपने देखा कालपी क्षेत्र में भी, जालौन में भी कुछ ऐसा ही नजारा था, और अब ललितपुर की तस्वीर भी वैसी है। ब्रजेश मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। ब्रजेश, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, ग्रामीण समझ रहे हैं, उनको जो समझाने की कोशिश की जा रही है, नाराजगी क्या थी? क्या यहां पर भी विकास नहीं हो पाया इस वजह से, या फिर कोई और तकनीकी दिक्कत रही, और अब इस वक्त स्थिति सामान्य हो गई क्या? जी बिल्कुल अतुल जी, आपको बता दूं कि आज सुबह से ही मतदान शुरू हुआ था, लेकिन तालबहर क्षेत्र के राधापुर गांव
घाट पर ग्रामीणों ने सुबह से ही चुनाव का बहिष्कार किया था। तो ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पर राशन का जो कोटा है, उनके गांव में कोटा नहीं है, लगातार कई बार शिकायत कर चुके। उसके बाद भी प्रशासन ने ग्रामीणों की बात नहीं सुनी थी, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इस तरीके का फैसला आज लिया है। सुबह से लगातार कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बात नहीं सुनी। और अभी कुछ देर पहले ही एसडीएम पहुंचे, जब उन्होंने वहां पर लोगों को समझाया, उनकी शिकायत ली, एप्लीकेशन ली, उसके बाद कुछ ग्रामीणों से मतदान शुरू हो गया है। लेकिन कुछ लोग जो थे, जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है, उसके बाद मतदान शुरू हुए चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाने बुझाने की कोशिश की और अब फिलहाल लोग मानने को तैयार हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के इस रण में आपने देखा कि 59 सीटों की तस्वीर क्या है, लेकिन इसी साथ आप देखिए कि पंजाब में भी एक साथ इस फेज में चुनाव हो रहा। तो वहां पर 117 सीटों की जो तस्वीर है वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। भगवंत मान जो कि प्रत्याशी भी है आप आम आदमी पार्टी के और सीएम कैंडिडेट के चेहरे के तौर पर भी हैं, वो वोट डालने के लिए पहुंचे। मालविका सूद जो कि सोनू सूद की बहन है, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के तौर पर। प्रगट सिंह कांग्रेस, मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये दोनों नेता भी मतदान करने के लिए पहुंचे। अश्विनी शर्मा जो कि बड़ा नाम बीजेपी के लिए, वो भी मतदान करने पहुंचे। और भूषण आशु जो कि केंद्रीय मंत्री, वो भी मतदान करने के लिए पहुंचे। पंजाब का अगर हम जिक्र करें तो देखिए, पंजाब में ना सिर्फ इस वक्त चुनाव हो रहा, वहां पर मतदान हो रहा, बल्कि उसका जिक्र उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हुआ, क्योंकि जो बातें कही गई उसको यूपी और बिहार के लोगों से कनेक्ट किया गया। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव है, तो यह भी अपने आप में एक अहम तस्वीर है।